जय हिंद। दोस्तों, मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरकश का एक एक तीर चलाकर देख लिया है, एक एक दाव जमा कर देख लिया है, अपने चौपट सार का एक एक पासे को फेंक कर देख लिया है, लेकिन 5 राज्यों में होता हुआ चुनाव उठता हुआ नज़र नहीं आ रहा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी एंगल से संघर्ष में आती हुई नज़र नहीं आ रही है। साथियों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक पॉइंट रखने जा रहा हूं। हो सकता है उसे सुनकर आपको विश्वास ना हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर बने रहेंगे, 2-3 मिनट बने रहेंगे, तो आपको मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कि मीडिया पर आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नेक टू नेक फाइट है, संघर्ष है और कड़ा मुकाबला है। लेकिन मैं आपके सामने ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी देश में ज़्यादा है नहीं, संघर्ष में है नहीं। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अमीर पार्टी बताई जा रही है। आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ रहिए और एक एक पॉइंट को सुनते चलिए। सबसे पहले 5 राज्यों में से मैं उस स्टेट की बात आपके सामने करना चाहूँगा जो कि जनसंख्या के हिसाब से और विधानसभा सीटों के हिसाब से सबसे कम सीटों वाला है। इनमें सबसे पहले आता है मिजोरम। मिजोरम के अंदर मात्र विधानसभा की 40 सीटें हैं और आज के समय में यहाँ पर MNF की सरकार है, मतलब मिजो नेशनल फ्रंट एक पार्टी है। नॉर्थ इंडियन लोग ज़्यादा इस पार्टी के बारे में जानते नहीं हैं, उसकी सरकार है और जोरमथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पे जो पार्टी आती है उसका नाम है जोरम पीपल्स पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस 5 सीटों के साथ में तीसरे नंबर की पार्टी है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर मात्र 1 सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। मात्र 1 सीट के साथ में अगर अब आप ये उम्मीद करें कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरने वाली है और बहुमत प्राप्त करने वाली है, तो जो ऐसा सोचेगा मैं कहूँगा कि उसे राजनीति के बारे में कोई अच्छी समझ नहीं है, उसकी नादानी मैं कहूँगा। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि इन 5 राज्यों में से एक जो मिजोरम स्टेट है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पत्ता बिल्कुल साफ है, उम्मीद मत रखिए वहाँ पे। इसके बाद में दूसरे स्टेट की बात करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें विधानसभा की और 40 सीट एक जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। यहाँ पर 40 सीट चाहिए। कांग्रेस की अभी यहाँ पर सरकार है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस समय 90 सीटों में से कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15 सीटें मिली थी, जो कि पहले चुनाव में 49 सीटें थी। 49 सीटों में से नीचे उतरकर 15 सीटों पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। भूपेश बघेल यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री है। वहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी के पास भी वही सेम स्थिति है कि रमन सिंह अच्छे नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री का चेहरा दिया नहीं है। सिर्फ कमल के फूल के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीच में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो आंकड़े बताते हैं, जो डाटा बताता है, जो सर्वे हो रहे हैं जिसमें इंटरनल भी हैं और दूसरी पार्टियों के सर्वे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब मोदी जी के चेहरे के बूते सरकार बनाना आसान काम नहीं है और किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। यहाँ पर डॉक्टर भूपेश बघेल की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी तरह की यहाँ टूट नहीं है, कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आदिवासी एरिया है बहुत बड़ा और आदिवासियों के लिए डॉक्टर बघेल ने काफ़ी स्कीम निकाली हैं, बहुत काम किए हैं और आदिवासियों के बीच में काफ़ी अच्छी इमेज है। कहीं से कहीं तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उनका आंकड़ा, उनकी सीटें और थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं, घटेंगी बिल्कुल नहीं, ये बात पक्की है। तो इस बात को भी आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं। साथियों, अब हम बात करते हैं इन 5 राज्यों में से तीसरे नंबर के स्टेट की, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में 119 सीटें विधानसभा की हैं और सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 60 सीटों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं कुंता कुलवा चंद्रशेखर राव।
कुंतकुलवा चंद्रशेखर राव कौन है, जिन्हें आप केसीआर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है उनकी, केसीआर बोलना आसान है, वो नाम थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर केसीआर की सरकार है और इनकी पार्टी अब बीआरएस के नाम से है। पिछले साल तक वो टीआरएस के नाम से थी। अब बीआरएस का मतलब है भारत राष्ट्रीय समिति, मतलब शायद अपनी पार्टी को बड़े लेवल पर उठाने के लिए इन्होंने इसका नाम बदला होगा। तो खैर, इन्होंने 119 सीटों में से 88 सीटें जीती थी पिछले साल, और कांग्रेस को मिली थी मात्र 19 सीटें। आज भी कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी है। उसके बाद में और छोटे छोटे कई पार्टियाँ हैं, निर्दलीय लोग भी हैं, वो कई सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना बड़ी खबर, मतलब एक है, पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी पिछले चुनाव में यहाँ पे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से कोई संगठन नहीं है वहाँ पे, फिर से कोई बड़ा चेहरा है नहीं, फिर से कुछ लहर है नहीं। तो आप फिर से ये उम्मीद करें कि एक सीट से बढ़कर मोदी जी 60 सीटों तक बढ़ा देंगे अगड़ा, ये मैं नादानी कहूँगा इस चीज़ के लिए। तो उसकी बिल्कुल संभावना यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पर फिर से एक बार मुकाबला जो है केसीआर के बीच में है और कांग्रेस के। कांग्रेस इस बार थोड़ा वहाँ पे और कद्दावर हुई है। यहाँ पर एक बात और बतानी पड़ेगी कि केसीआर ने कुछ दिनों पहले तक और अभी भी बहुत बड़ी बड़ी लोक लुभावन योजनाओं की, स्कीमों की उन्होंने घोषणा की है। लोगों को फुसलाने बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोगों से खबर मिल रही है, सूचना ऐसी है कि उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोसों कोसों दूर मैदान में कहीं नहीं है। अभी मैंने छत्तीसगढ़ की बात बताई थी, मिजोरम में भी 1 सीट है, तो कहीं मुकाबले में है नहीं। अब इसके बाद में बात करते हैं जो बाकी 2 स्टेट बचे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है कि एक तो दोनों हिंदी भाषी राज्य हैं। मध्य प्रदेश में भी बड़े हिस्से में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में बड़े हिस्से में हिंदी बोली जाती है। तो इनके पास सीटें भी ज़्यादा हैं, दोनों स्टेट के पास। मध्य प्रदेश के अंदर भी काफ़ी सीटें हैं और राजस्थान की। और जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके संदर्भ में भी अगर आप इस चीज़ को समझें तो करीब करीब 50 सीटों के आसपास इन दोनों की लोकसभा सीटें बनती हैं। तो ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को खाली राज्यों का चुनाव मान के मत चलिए आप। ये जो आपने गाना सुना होगा, कहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो वाला ये चुनाव है। 5 स्टेट तो जो नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है नतीजे जो आने वाले हैं। और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। कोई ऐसे संघर्ष वाली स्थिति नहीं है कि नेक टू नेक फाइट हो रही है, एक सीट का झगड़ा हो रहा है। ऐसा इस बार चुनाव में कुछ है नहीं। रिजल्ट लगभग क्लियर हो गए हैं। लेकिन जो टारगेट है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसी की तैयारी एक तरह से दोनों पार्टियों के लिए। अब मैं बात करूँ राजस्थान की, 200 सीटें यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और भाजपा के पास यहाँ पे 70 सीटें मिली थी, निर्दलीय को 13 मिली थी, कांग्रेस के पास 108 सीटें मिली थी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 सीटें मिली थी। उसके बाद में अशोक गहलोत की सरकार बनी थी। बीच में सचिन पायलट को तोड़ने की भी कोशिश की गई, आपको पता है। लेकिन सचिन पायलट के संपर्क में जितने विधायक थे उनसे भाजपा की सरकार बन नहीं रही थी, क्योंकि 70 सीटें हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा सीटों की ज़रूरत थी। अगर होते 2, 4, 5 तो जो मध्य प्रदेश वाला काम हुआ था वो यहाँ पे भी होता। लेकिन यहाँ पर वो सचिन पायलट ने अपनी समझदारी दिखा दी थोड़ी सी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते मारते रह गए वो। तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत बड़ा चेहरा है और वहाँ की जनता वहाँ अभी उनके साथ में लग रही है, दिखाई दे रही है। हालांकि इसका एक इतिहास बताते हैं कि 5 साल के बाद में सरकार रिपीट नहीं होती, तो उस कायदे से यहाँ पे भाजपा की सरकार बननी चाहिए अगर उस वाले फार्मूले को देखें। लेकिन कई बार फार्मूले टूटे हैं और चीज़ें बदली हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे था, बीजेपी दोबारा उत्तराखंड में दोबारा सरकार बन गई है। तो कई बार चीज़ें और आंकड़े डाटा बदल जाता है, इतिहास बदलते हुए देखे गए हैं। भाजपा के बड़े चेहरे की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत के बराबर का कोई चेहरा तो नहीं है, लेकिन उसके ही आसपास वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो अपना बड़ा चेहरा है। वोट बैंक उनके पास अच्छा खासा है और ये एक रिकॉर्ड है कि पिछले 25 सालों के अंदर इन दोनों लोगों ने शासन किया। यहाँ पर कई बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा राजे सिंधिया बनी, एक के बाद एक 25 सालों से दोनों ही राज कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे दुविधा किस बात की है कि किसी भी राज्य के अंदर मोदी जी और अमित शाह किसी भी चेहरे के ऊपर दाव खेलना नहीं चाह रहे। कारण भी एक कि जो इससे पिछला चुनाव था 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें अशोक गहलोत जीते थे, वसुंधरा राजे हार गई थी। तो एक जो मनोवैज्ञानिक जो एक इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पर काम कर रहा है कि एक बार जो चुनाव हार चुका है तो दोबारा वो चुनाव कैसे जिता पाएंगे, ये दुविधा मोदी जी और अमित शाह के सामने है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो जो सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है वो स्थिति ये होगी कि राजस्थान को जीता जाए और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश अपने पास है उसे बचाया जाए। अगर ये ऐसा हो गया कि 2 राज्य ये भारतीय जनता पार्टी ले गई तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। 3 राज्यों को उन्हें पता है कोई कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दामोदार 2 राज्यों के। और हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि अगर 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत गई और 3 राज्य हार गई तो जो 2 राज्य जीतेगा विनर वो होगा, ना कि 3 राज्य जीतने वाला। वैसे भी वहाँ पर कहीं MNF की सरकार है, कहीं KCR की सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन भाजपा तो वहाँ पे खिलाड़ी नहीं है, भाजपा का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मेन फोकस है इन 2 स्टेट के ऊपर है। साथियों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों में विधानसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पर 230 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत पड़ेगी, जो जादुई आंकड़ा है 116 सीटों का है। यहां पर इस समय शिवराज चौहान सिंह की सरकार है। पिछला जो चुनाव हुआ था कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो कांटे टक्कर बोलते हैं वो वाला चुनाव हुआ था। देश की जनता रात तक आंखें गड़ाई रही थी टीवी पर कि आखिर में भाजपा आगे निकलेगी या कांग्रेस आगे निकलेगी, और रात होते होते जो फाइनल नतीजा आया उसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली जब उसे 114 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली। 230 सीटों में से देखिए मात्र 5 सीटों का गैप रहा दोनों के बीच में। 15 महीनों तक कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे से चली, कमलनाथ की सरकार अच्छे से दौड़ी, लेकिन करीब 15 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो वहाँ के एक बड़े चेहरे हैं, उनको समझाया। अब समझाने का मतलब तो आप समझिए कैसे समझते हैं लोग कि भाई सेटिंग होती है, आप हमारे पास आ जाओ, सरकार गिरा दो, हम आपको ये देंगे। सरकार गिरती है तो बहुत कुछ मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ में कांग्रेस को बाय बाय करके भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई थी। पिछले 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। अब फिर से चुनाव है। अब एक चीज़ तो यहाँ पर आपको माननी पड़ेगी कि जनता ने अपना जो समर्थन दिया, अपना जो बहुमत दिया, अपना जो आशीर्वाद दिया, वो दिया था कांग्रेस को। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके वोटों को बेचकर दूसरी पार्टी में चले गए अपने हितों के लिए। इतनी पुरानी पार्टी जो वहाँ पे सिंधिया अपने आप में कांग्रेस के अंदर इतने बड़े चेहरे थे जितने आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी उनकी इज्जत नहीं हुई है कोई खास। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ये दर्द है कि जिसे हमने 5 साल का मौका दिया था उसे 5 साल काम करने दिया जाना चाहिए था। उसके साथ में धोखा हुआ, गद्दारी हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वहाँ के लोगों में गुस्सा है। कमलनाथ के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा है उनकी टक्कर का? मैं यहाँ कहूँगा कि शिवराज चौहान अपने आप में बड़ा चेहरा है, कोई शक नहीं है, और बिल्कुल टक्कर का चेहरा है। लेकिन पॉइंट नंबर 1, पिछले चुनाव में वो 5 सीटों से हार गए थे कमलनाथ से शिवराज चौहान। यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये हो गई। दूसरी, वहाँ के उनके काम को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर एक ऊब सी हो गई है। इसे इंग्लिश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आप बोल सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लोग थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, कमलनाथ को वहाँ पे देखना चाहेंगे। और बाकी चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक से एक बड़े हथकंडे
एक से एक बड़ी रणनीति आजमा रही है, उनका विश्लेषण मैं अगली वीडियो में करूँगा। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए। मैं भी आपसे वही अपेक्षा कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए घंटी के निशान को क्लिक करें। जय हिंद।